हम विश्व इतिहास पढ़ रहे थे। विश्व इतिहास के अंदर हम 1919 से लेकर 1939 तक की घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। इसके अंदर आती है राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ की स्थापना हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण ये सफल नहीं हो पाया था। इसके क्या कारण थे आज हम जान लेते हैं। लीग ऑफ नेशंस देख लेते हैं। इसका पहला कारण था शांति सम्मेलन से संबंध होना। जब आपका शांति सम्मेलन से संबंध होगा, किस तरह के शांति सम्मेलन? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद संधियां हुई थी, जो भी पेरिस की संधियां की गई थी, 5 संधियां जो कि प्रमुख देशों के साथ की गई थी, उन सभी से इसका संबंध था। क्यों संबंध था? क्योंकि जो इसके मेन मेंबर हैं, प्रमुख मेंबर थे, जो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली वगैरह, वो सभी जीते हुए राष्ट्र थे और इन्हीं की वजह से इसका गठन किया गया कि इस तरह के युद्ध बाद में ना हो, आने वाले समय में ना हो, जिससे कि भयंकर विनाश से बचा जा सके। जन धन जो भी था, जन धन जो भी हानि होनी थी उस सभी से बचा जा सके। जब इसका संबंध शांति सम्मेलन से होगा और वो भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से ज़्यादा सहयोग की भावना दिखाई जाएगी और मित्र राष्ट्र इसमें बढ़ चढ़ के आगे रहेंगे, तो इसमें क्या होगा? एक तरह से इसका जो भी वैल्यू थी, जो भी चीज़ें थी, वो कम हो गई। मतलब जब पहले से ही आप किसी गुट के साथ मिले हुए हो, ऐसी भावनाएं सबके सामने आएंगी, तो दूसरे राष्ट्रों के अंदर इसकी जो छवि थी, जो इसकी इमेज थी, वो कम होती चली गई, जिसकी वजह से भी ये फेल हुआ। अगला है जटिल निर्णय प्रक्रिया। अब इसमें इसका जो संविधान बनाया गया था उसमें कहा गया था कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे सभी के सहमति से लिए जाएंगे। जो भी निर्णय होंगे उनमें सभी की सहमति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 60-70 देश एक ही किसी भी एक मुद्दे पर एक सहमत हो सके? नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इसके निर्णय में बहुत ज़्यादा देरी होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्णय डिले में चले जाते थे। जिस समय होना चाहिए था उन निर्णयों को, वो हो ही नहीं पाते थे। तो इससे क्या हुआ? बहुत सारे देश इससे परेशान हो गए और इसकी जो भी कार्यनीति थी उससे मतलब एक तरह से ये हुआ कि ये समय को बर्बाद करने वाली चीज़ की तरह सामने आने वाली बन गई। तो इससे देखा गया कि ये अपनी जो निर्णय की जो जटिल प्रक्रिया थी उसी की वजह से भी ये बहुत नीचे लेवल पर चली गई थी, जिसको सभी को मानना बड़ा मुश्किल हो गया था। आगे है सभी राष्ट्रों का सहयोग व समर्थन नहीं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 62 से 65 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। पूरे विश्व में लगभग 200 देश है, 200 के आसपास है। उसमें से सिर्फ 62 और 65, 70 तक जो भाग लेंगे। अब बाकी देश क्या करेंगे? बाकी देश तो अपनी मनमानी करेंगे। आप ये थोड़ी है कि 60 देश सभी देशों पे ऐसी नीतियां थोप दें जिसकी वजह से उनको काम करना पड़े या उनकी माननी पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि सभी देशों का इसमें समर्थन नहीं था, सभी देशों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था, सभी देश इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से भी ये फेल हो गया। बहुत सारे जो देश थे, यूरोप के बहुत सारे देश इसमें शामिल थे, लेकिन बाकी जो महाद्वीप थे उनके देश इसमें शामिल नहीं थे। उसका भी एक रीजन था। क्या रीजन था? कि यूरोप के जो देश थे उन्हीं की कॉलोनीज दूसरे महाद्वीपों में बनी हुई थी। जब पहले से ही वो गुलाम थे तो इसके के सदस्य कैसे बनते? जो कि 1920 की बात चल रही है। आज़ादी जो मिलना स्टार्ट हुई थी 1950 के आसपास मिलना स्टार्ट हुई थी, जो भी उपनिवेश थे पूरे विश्व में, तब से ज़्यादा लहर चलने लगी कि हाँ हमको आज़ादी चाहिए, आंदोलन ज़्यादा बढ़ गए। तो आप सोच सकते हैं उस समय जब इनका जो इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या कम होने का ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि ज़्यादातर जो राष्ट्र थे, जो यूरोप से अलग राष्ट्र थे, वो ज़्यादातर गुलाम राष्ट्र थे, गुलाम थे, उपनिवेश थे किसी न किसी यूरोपीय कंट्री के, जिसकी वजह से भी इसमें ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ पाई। तो ये भी एक रीजन था कि इसमें सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं था, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे सभी देश। आगे है यूएसए का संघ में शामिल न होना। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं हो पाया था। हालांकि इसको बनाने में, राष्ट्रसंघ की जो स्थापना करने में उनके जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिससे कि ऐसे युद्ध ना हो भविष्य में। जब ये प्रस्ताव उन्होंने अपनी सीनेट में रखा, अपनी संसद में रखा, तो वहाँ पर सीनेट के विरोध की वजह से ये पास नहीं हो पाया। जब वो पास नहीं हुआ तो इसकी सदस्यता में वो शामिल नहीं हो पाया अमेरिका, जिसकी वजह से भी देखा जाए तो ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जब बहुत बड़ा शक्तिशाली देश इससे बाहर होगा तो आप सोच सकते हैं उस पर ये नीतियां थोप नहीं सकते। जो भी राष्ट्रसंघ जो नीतियां बनाएगा उस पर थोप नहीं सकता, उस पर मतलब एक तरह से उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता।
और उसको मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं है। तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है, जिसकी वजह से भी ये कमज़ोर पड़ गया। क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र अगर इसमें शामिल होता तो उसकी बात कुछ और होती, जो बात मनवाने की जो पावर होती उस समय वो अलग होती। ये भी एक रीजन था। अगला है सदस्य राष्ट्रों में सहयोग का अभाव। जो भी इसके सदस्य राष्ट्र थे उसमें सहयोग नहीं था, कुछ शक्ति की बात करते थे, जैसे जर्मनी, इटली वगैरह, और बाकी जो देश थे जर्मनी, इटली, स्पेन वगैरह में अधिनायकवाद आ गया था। इस तरह से मतलब निरंकुश तंत्र चल रहा था। तो इसमें सभी राष्ट्र सहयोग नहीं करते थे, कुछ लोग शक्ति की भाषा बोलते थे और कुछ लोग कहते थे नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से काम चलना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें विचारधाराओं के अलग होने की वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से एकता का इनमें अभाव देखने को मिला। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव। जब आपकी कोई बात नहीं मानेगा तो आप क्या करोगे? डंडा उठाओगे। डंडा उठाने के लिए क्या होगा? आपको सेना चाहिए। तो सेना ही नहीं थी। जब कोई देश इसकी नीतियों का उल्लंघन कर रहा था, राष्ट्रसंघ की नीतियों का उल्लंघन कर रहा था, तो उसको मनवाने के लिए कोई सेना ही नहीं थी कि किसी भी सेना को वहां पे भेज के उस नीतियों को सफल बनाया जा सके इसकी। तो इसकी सेना का अभाव होना भी बहुत बड़ा रीजन था कि जिसकी वजह से ये फेल हो गया। क्योंकि जो भी अगर जरूरत पड़ती थी तो सदस्य जो राष्ट्र थे उनकी सेना पर निर्भर होना पड़ता था, और उस सदस्य राष्ट्र की मर्जी पर यह डिपेंड करता था कि वो भेजेगा या नहीं। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी अपनी सेना को वहां पर दूसरे देश में मरने के लिए भेजते सिर्फ इसलिए कि शांति स्थापित करनी है। ये नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से भी ये फेल हो गया। अगला है मित्र राष्ट्रों का वर्चस्व। इसमें क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद मित्र राष्ट्र जीत गए थे प्रथम विश्व युद्ध में, जिनकी वजह से और जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। क्योंकि नुकसान, वो जीत गए थे जरूर, लेकिन नुकसान उनका बहुत ज़्यादा हुआ था, जन का और धन का दोनों तरह का उनका नुकसान हुआ था। तो वो चाहते थे कि इस तरह का नुकसान आगे ना हो, जिसकी वजह से ऐसी संस्था बनाई जाए। मतलब देखा जाए तो इन्होंने ही शुरुआत की थी इस संस्था को बनाने के लिए। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो वर्चस्व भी इन्हीं का होगा, जो मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस वगैरह, जो यूएसए थे, वो सभी राष्ट्र इसमें शामिल थे। तो इनका वर्चस्व था, जो कि दूसरे राष्ट्रों के लिए एक सही प्रकार से ये निर्णय नहीं कर पाते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम किसी की बात को माने, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे घटनाक्रम चेंज हुए। बहुत सारी जगह पर ऐसी सरकारें बनी जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गई, और उनको ऐसी नीतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था जो उनके हित में ना हो। तो इस वजह से भी ये फेल हो गया। आगे है अधिनायकवाद का उदय। इटली, जर्मनी और स्पेन में अधिनायकवाद का उदय हुआ था, निरंकुश राजतंत्र का उदय हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि निरंकुश राजतंत्र होता है मतलब एक तरह से तानाशाही। जो भी एक बंदा, जो भी वहाँ का हेड है, जो वो कहेगा वही संविधान है, वही शासन है, वही सेना है, वही सब कुछ है। तो ऐसे जब शासन का शुरुआत होगी, ऐसा शासन किसी देश में आएगा, तो वो लोकतंत्र की बातें क्यों मानेगा? सोचने वाली बात है। तो इटली में फांसीवाद था, फांसीवाद जो कि मुसोलिनी की वजह से आया, और जर्मनी में नाजीवाद जो कि हिटलर की वजह से आया, और स्पेन में था फ्रैंको जो कि अधिनायकवाद के समर्थक थे। ये सभी चीज़ें आपस में मिलकर एक तरह से इसकी जो नीतियां थी उनको पूरी तरह से ख़त्म करने पे तुले हुए थे। मतलब ये अब एक समय ऐसा आया कि बहुत सारे जो राष्ट्रसंघ के जो सदस्य थे उन्होंने वहाँ से अपना नाम लेना हटाना स्टार्ट कर दिया, कि वहाँ से अपने नाम को, मतलब इसकी सदस्यता को मतलब उन्होंने सोचा कि इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। अगर इसके सदस्य रहेंगे तो इस पर बेकार की नीतियों को, इसकी बेकार की जो भी नीतियां हैं उनको पालन करना पड़ेगा, जो कि उनके बस की नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे सदस्य राष्ट्र थे जिन्होंने इसकी सदस्यता से हटने का प्लान बना लिया था, जिसमें से कि स्पेन, जर्मनी और इटली प्रमुख थे। इसमें से देखा जाए तो जर्मनी और जापान 1930 में अपने आप को अलग कर लिया था, और इटली ने अपने आप को इससे 1936 में अलग कर लिया था। इस तरह से बहुत सारे देश इसमें से हटने लगे, और जब हटने लगे तो इसकी जो प्रासंगिकता थी, इसकी जो वैल्यू थी, वो कम होने लगी। अब जब देश हटने लगेंगे वहाँ से,
सदस्यता खत्म करने लगेंगे तो इसकी कौन मानेगा, सोचने वाली बात है। तो ये सभी चीज़ें स्टार्ट हो गई वहाँ से, तो इसकी वैल्यू और कम होती चलेगी। अब इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रसंघ अपनी पूरी तरह से प्रासंगिकता खो चुका था, खत्म हो चुका था। तो अब थी इसको खत्म करने की घोषणा करना मात्र रह गई थी। तो इसको जो खत्म किया गया, इसका लास्ट जो सेशन हुआ था, जो बैठक हुई थी 8 अप्रैल 1946 को हुई थी जेनेवा में। इसमें 34 सदस्य देशों ने भाग लिया था और इसने सभी 34 सदस्यों ने घोषणा कर दी एक अधिकार पत्र पे कि इसको खत्म कर दिया जाए। और इस तरह से इन सभी की सहमति से 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ को खत्म कर दिया गया, अस्तित्व इसका खत्म कर दिया था। तो ये था हमारा राष्ट्रसंघ, जो भी बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। आज के लिए इतना ही।